हेलो गाइस। सनराइज़ करियर एकेडमी की पहली ऑनलाइन क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट वन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, यानी इसका एक तरीके से जो परिचय होता है उसको देखेंगे हम। तो भारत की राज्य व्यवस्था, अब संविधान की जैसे परिभाषा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली जो राज्य व्यवस्था है वो क्या होता है। राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं, संविधान किसको कहते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल भाषा में संविधान का मतलब होता है किसी राष्ट्र की सर्वोच्च विधि जिससे शासन प्रशासन संचालित होता है और सरकार एवं जनता को निर्देश किया जाता है। कहने का मतलब कि संविधान एक एक ऐसा कानून होता है जिससे पूरे देश की सरकार चलती है। देश में, पूरे देश भर में, चाहे वो राज्य हो चाहे पूरा देश हो, नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं। इसको और तरीके से भी परिभाषित किया जाता है, जैसे लिखित और अलिखित। लिखित मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित जिसका एक मूल प्रति होती है और भारत सरकार के पास या किसी भी देश के सरकार के पास उसकी लिखित प्रतिलिपि होती है। अलिखित, अलिखित का संदर्भ मतलब जो लिखा हुआ नहीं होता, मतलब कि वह व्यक्तियों के स्मरण में होता है, ना कि लिखित। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो हमारा जो संविधान है वह लिखित एवं वृहद है। वृहद कहने का मतलब बहुत ही बड़ा संविधान है। कई देशों में अगर देखा जाए तो कई सारे देशों के लिखित और अलिखित दोनों संविधान हैं। जैसे अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर लिखित संविधान है, और अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पर अलिखित संविधान है। और जैसे इसमें दूसरे पॉइंट में दे रखा है कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग ब्रिटिश नागरिक सन हेनरी मैन ने किया था। संविधान शब्द लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से बना है, जिसका अर्थ है प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। एक तरीके से पूरे देश को मैनेज करना, कैसे आप पूरे देश को चला रहे हैं। जो जो किसी भी देश की जो सरकार होती है वह अपने देश को कैसे चला रही है, कैसे नहीं चला रही, क्या उसके कायदे हैं, क्या उसके नियम हैं, क्या उसकी सेवाएं हैं, ये सारे संविधान में निहित होते हैं। अब जैसे तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है राज्य व्यवस्था की परिभाषा। राजनीतिक व्यवस्था का अभिप्राय मात्र संविधान नहीं है, अपितु औपचारिक या संवैधानिक ढांचे तथा अनौपचारिक ढांचे से मिलकर बनी व्यवस्था से है। सीधी सी बात है। जो राज्य व्यवस्था यानी संविधान है, इसका मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ सरकार चलाना। हमारे देश में कितने कानून चल रहे हैं, कितने कानून नहीं चल रहे हैं, किन कानूनों को बंद किया गया, किन कानूनों को चलाया गया, कौन से नए अधिनियम आए, कौन से पुराने अधिनियम है, इन सब का संग्रह ही संविधान कहलाता है। अक्सर यूपीएससी में ये सवाल पूछा जाता है कि संविधान की मांग भारत में यानी हमारे देश में संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने संविधान की मांग की थी कि हमारे देश का एक कानून होना चाहिए, हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। लेकिन अगर हम आधिकारिक रूप से अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने भारत के संविधान की मांग की थी आधिकारिक रूप से। काफ़ी बार कई सारे मल्टीपल एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है कि जो संविधान बनाया है, भारत में संविधान की जो मांग है सबसे पहले किसने किया था, कौन वह शख्स था जिसने यह बोला था कि संविधान की ज़रूरत है और हमारे देश में हमारे खुद का संविधान होना चाहिए। तो अगर बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने किया था, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने भी संविधान की मांग की थी, लेकिन उन्होंने जो मांग किया था वो गैर आधिकारिक था। और अगर हम आधिकारिक रूप से बात करें तो 1934 में एम एन रॉय ने भारत के संविधान की मांग की थी। और इस तरीके से 1946 में संविधान सभा का गठन होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 में जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि भारत गणराज्य का संविधान विदेशी दमन व क्रूरता के साए में विकसित विश्व के प्रमुख संविधानों के लक्षणों का धारण किए हुए विश्व के प्रमुख संविधान में से एक भारतीय गणराज्य का संविधान है। कहने का मतलब है कि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, लेकिन उससे पहले हमारे देश में ब्रिटिश शासन था। तो उनकी जो नीतियाँ चलती थी हमारे देश में, वही एक तरीके से नियम और कानून हुआ करते थे। किस तरीके से उन्होंने हमारे देश का दमन किया, हमारे देश में कैसे कैसे अधिनियम लगाए, हमारे देश में कैसे कैसे नियम बनाए उन्होंने, उसको देखने के बाद और अलग अलग विश्व के
संविधान को छानने के बाद हमारे भारत का संविधान तैयार हुआ है और इसीलिए यह इतना बड़ा संविधान है। सनराइज़ करियर एकेडमी का ये ऑनलाइन क्लासेस का पहला वीडियो है, तो इसमें हम सिर्फ संविधान का एक परिचय रूप देखेंगे। एक तरीके से हमारा संविधान क्या है क्या नहीं है थोड़ी बहुत परिचय रूप में देखेंगे और डेली इसके एक एक लेक्चर डेली आएगा, जिसमें हम संविधान को धीरे धीरे इस लॉकडाउन में बढ़ाते जाएंगे। तो भारतीय संविधान एक दृष्टि में अब इसमें देख लेते हैं। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, तो उस समय हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और भाग 22 थे और जो अनुसूचियां थी वो थी 8। लेकिन अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे संविधान में कुल 448 अनुच्छेद और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। समय के साथ देश की परिस्थितियाँ देखते देखते और देश में जो नए नए केस आते गए, उसके हिसाब से संविधान में भारत के संविधान में कई संशोधन किए गए और उसका नतीजा ये रहा कि आज हमारे संविधान में प्रेजेंट टाइम में 448 अनुच्छेद हैं, जिसमें 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब एक नज़र में देख लेते हैं कि हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं। सिर्फ एक ये परिचय रूप है, इसको नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। परिचय के रूप में है, थोड़ा बहुत जो विशेषताएं हैं उसमें दिया गया है। जैसे भारतीय संविधान लिखित व नवनिर्मित व्यापक संविधान है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे भारत का संविधान है वह पूर्ण रूप से लिखित है और कई सारे देश को छानने के बाद हमारा संविधान बनाया गया है। भीमराव अंबेडकर साहब ने बड़े गर्व के साथ ये कहा था, संविधान सभा में बड़े गर्व के साथ उन्होंने ये कहा था कि भारत का संविधान कई सारे देशों के संविधान को छानने के बाद बना है। और यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा संविधान इतने सारे संविधानों को पढ़ के, उनको लिख के, उनको छानने के बाद जो उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें थी हमारे संविधान में डाली गई हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे संविधान की बातें हर किसी देश के संविधान से कुछ न कुछ चीज़ें मेल खाती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात है। सर्वप्रथम विश्व में जो लिखित संविधान आया था वह अमेरिका का आया था। उसके बाद हमारे भारत का आया जो सबसे बड़ा है। और यह अपने आप में एक गौरव की बात है कि विश्व में हमारे भारत जितना संविधान किसी का बड़ा नहीं है, हमारे संविधान जितना बड़ा किसी का संविधान नहीं है और अपने आप में ये एक गौरव की बात है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अब इसके निर्माण में कई सारे आलोचक ये बोलते हैं कि इसके निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लग गया, बहुत व्यापक समय लग गया। भाई क्यों न लगे, क्योंकि हमारे संविधान भीमराव अंबेडकर साहब ने जब बोल ही दिया है कि हमारा संविधान पूरे विश्व के कई देशों के संविधान को छानने के बाद हुआ है, तो सीधी सी बात है इसमें टाइम तो लगना ही था। और जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लिखा जा चुका था तो भारत सरकार संविधान सभा ने भारत की जनता के लिए 8 महीने तक इसको पूर्ण रूप से जनता के समक्ष रखा। जनता का व्यू लेने के लिए, जनता का पॉइंट लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो भी संविधान बन रहा है वो चोरी छुपे बन रहा है। जनता का भी इसमें मत होना चाहिए, जनता को भी पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान बन रहा है वो कैसा बन रहा है। इसीलिए संविधान सभा ने 8 महीने के लिए जनता के समक्ष भारत संविधान रखा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश संविधान के अनुरूप भारतीय संविधान संसदीय व्यवस्था को आत्मसात किया गया है। संसदीय व्यवस्था, जिस तरीके से हमारे भारत देश की संसद व्यवस्था है, पार्लियामेंट है, वह एक हूबहू रूप है ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटिश की ही देन है। या हम बोल सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है वैसे ही हमारे भारत की संसदीय प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। अब यहाँ पर विधि के शासन कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो शासन हो रहा है वह संविधान के तहत हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि जैसे जो केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकार है, यह एक संविधान के हिसाब से है। संविधान ने इनकी नियुक्ति की है, संविधान ने इनको संविधान के तहत ये आए हैं अस्तित्व में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक श्रेणी है। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पार्ट है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं,
तो इसका जो आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अभी हाल ही 2 साल पहले यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान में सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ से लिया गया है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन थे जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और उसमें एक ऑप्शन था भारत शासन अधिनियम 1935। और यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि भारत शासन अधिनियम से कैसे हो सकता है, हमारा देश तो कई सारे देशों के संविधान को छानने के बाद लिया गया है। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग है और यहीं पर यूपीएससी हमेशा नॉकआउट करने की कोशिश करता है। तो पॉइंट नंबर जो 6 है कहता है भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक श्रेणी है। कहने का मतलब कि 19 भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं संविधान में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। कई आलोचक ने इसको भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। अब ये उधार का थैला इसलिए कहा गया है क्योंकि आलोचक ये मानते हैं कि जैसा विश्व के दूसरे देशों का जैसा संविधान था हू बहू वैसा है का वैसा ही हमारे संविधान में टिप दिया गया है। कहने का मतलब कि इसमें कुछ नया नहीं जोड़ा गया है, बस जैसा दूसरे देशों के संविधान में था वैसा ही इसमें टिप दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा है। यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को कहा है। तो इसका आंसर होगा सर आइवरी जेनिंग्स ने। अब वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स जो कि पहले 7 थे और अभी 6 है, इसमें हमें यह बताया गया है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रोफेसर के.सी. वेहर ने इसे अर्धसंघीय कहा है। नेक्स्ट पॉइंट। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था धारण किए हुए थे। अब इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे संविधान में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए अलग से व्यवस्था है। अब क्यों ना हो, क्योंकि जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था तो उस समय अनुसूचित जाति और जनजाति यह वर्ग बहुत सताए हुए वर्ग थे। तो इनका जो स्तर है, इनके जीने का जो स्तर है, इनके पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है, इनके रहन सहन का जो स्तर है, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए इनको विशेष उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। नेक्स्ट पॉइंट। शासन का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। अब इसमें जो 12th पॉइंट है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो भारत का जो संविधान है वो कैसा है, संघात्मक है या एकात्मक। तो यहाँ पर काफ़ी यूपीएससी काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए इसको दे देती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सीधा सा पॉइंट है भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। अब संघात्मक और एकात्मक कैसे? जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी लगने के बाद जितनी भी सरकारें हैं, राज्य सरकार का जो शासन है वो समाप्त होकर सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र में आ जाती हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं एकात्मक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शासन का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। अब शासन का अध्यक्ष वंशानुगत कहने का मतलब कि जैसे आप ब्रिटेन में देखें, ब्रिटेन में जो राजा महाराजा बहुत पुराने से चले आ रहे हैं उन्हीं का शासन होता है, उन्हीं के उत्तराधिकारी, उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के पुत्री आगे चल के राजा रानी बनते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है, एक गणतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहने का मतलब कि जो केंद्र में सरकार बनेगी वह लोगों द्वारा चुनी हुई होगी। मतलब कि हमारे देश में इनडायरेक्टली जो शासन कर रहा है वो लोग हैं, वह भारत के लोग हैं। मतलब कि हमारे देश में वास्तविक शक्ति लोगों के हाथ में है। यहाँ के लोग, भारत के लोग सरकार को चुनकर, सरकार को वोट करके सत्ता में बैठाते हैं। तो ये था संविधान का थोड़ा सा परिचय कि हमारा संविधान कैसा है, कहाँ कहाँ से हमने कौन से उपबंध लिए हैं। एक तरीके से छोटा सा इंट्रोडक्शन था। कल से इसमें एक एक टॉपिक का एक एक लेक्चर आएगा और सभी उसी हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है, संविधान की जो किताब है, उसी में अपने नोट्स बनाते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।